रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है वो बात कर लेते हैं। मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 124 टू द फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर किस तरह से पैसा जो है, अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरह से शेयर्स जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 124 टू द फंड। The share shall be credited to the demat account of the authority. अथॉरिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। एंड आईईपीएफ अथॉरिटी के डीमेट अकाउंट के अंदर जो है शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड टू बी ओपन बाय अथॉरिटी फॉर द सेड पर्पस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे ऑफ सच शेयर बिकमिंग ड्यू टू ट्रांसफर टू द फंड। मतलब जिस दिन जो शेयर्स हैं वो ड्यू हो गए, कि भाई जिस दिन शेयर्स जो हैं ड्यू हो गए कि इस दिन ये शेयर्स जो हैं ट्रांसफर हो जाएंगे फंड के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? शेयर्स को आईईपीएफ अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। प्रोवाइडेड दैट in case the beneficial owner encash any dividend warrant or any dividend amount has been credited to the bank account of the owner of such share during the last 7 years, such share shall not be required to be transferred to the fund even though some dividend warrant may not have been encashed। मान लो कि भाई 7 साल तक किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिला था, बट क्या हुआ, कुछ पोर्शन 7 साल तक के बीच में, 7 साल के बाद, है ना, लास्ट 7 ईयर्स में, मतलब क्या हुआ, छठे साल में नहीं किसी को डिविडेंड पे किया गया, 7वें साल में आके एक बंदे ने अपना डिविडेंड एनकैश करवा लिया, तो उसके शेयर्स को आईईपीएफ अथॉरिटी के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? समझ आई? हेलो? हाँ सर। कि भाई ये कह रहा है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, वैसे डिविडेंड कितने दिन के अंदर अंदर पे कर दिया जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज, 30 दिन बराबर, है ना? 1 मंथ। हाँ। हाँ, 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया जाना चाहिए। अगर आप 30 दिन तक पे नहीं करते, ठीक है ना, तो वो शेयर्स जो हैं अगले उस किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? अगर वो पे नहीं किया आपने 30 दिन तक के बाद, अगर पे नहीं किया तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर 7 साल तक आपने अनपेड अकाउंट में से किसी शेयर होल्डर ने अपने जो डिविडेंड है उनको कैश नहीं करवाया, तो उस वो डिविडेंड और उससे रिलेटेड शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर किसी ने 7 साल के अंदर अंदर करवा लिया तो उसके शेयर्स को फंड में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये यहीं पे बात कर रहा है। समझ आ गई? अगर सर 7 साल नहीं किया होगा तो क्या बोले? अगर देखो 7 साल तक नहीं किया तो उसके शेयर्स को और उससे के डिविडेंड और उसके शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईईपीएफ फंड के अंदर। और अगर हाँ। कर हम्म, लिया है उसने अनकैश अपने डिविडेंड को क्लेम कर लिया है विद इन 7 ईयर के अंदर अंदर, तो फिर जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं होंगे फंड के अंदर। समझ आ गई? प्रोवाइडेड जी। फर्दर दैट in case where the period of 7 year provided under subsection 5 of section 124 has been completed or being completed during the period from 7 September 2016 to 31st October 2017, the due date for transfer of such shares shall be deemed to be 31st October 2017। कि भाई अगर 7 साल 7 साल का पीरियड, अगर किसी का पीरियड जो है 7 साल का 7 सितंबर 2016 से लेके 31 अक्टूबर 2017 के बीच में कभी भी कंप्लीट हो रहा है ना, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी आईईपीएफ फंड में ट्रांसफर करने की क्या होगी? 31 अक्टूबर 2017। मान लो किसी का 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसने अपने अभी तक जो डिविडेंड है क्लेम नहीं किया था। मान लो किसी का 1 अक्टूबर 2017 को क्या हो गया, ड्यू, वो 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसने अभी तक अपने डिविडेंड को क्या नहीं किया था? क्लेम नहीं किया था। तो उसके शेयर्स के जो शेयर्स होंगे जो फंड में ट्रांसफर होंगे उनकी ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर 2017। किसी भी डेट में 7 सितंबर 2016 से लेके 31 अक्टूबर 2017 तक
जितनी भी, अगर किसी का इन डेट्स के बीच में कभी भी 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उनकी ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर 2017। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द कंपनी टू द फंड शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स and procedure to be followed for the transmission of share shall be followed by the company while transferring the share to the fund। मतलब इसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। 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 अगर कोई आपसे बोले कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को फंड में ट्रांसफर कर रही है तो वो क्या है? वो ट्रांसमिशन है, क्योंकि वो ऑपरेशन ऑफ बाय लॉ होता है, क्योंकि लॉ की वजह से हो रहा है, वो लॉ के अंदर लिखा गया है ऐसा। समझ आ गई? यस। हाँ। For the removal of doubt, it is hereby clarified that all the share in respect of which dividend has been transferred to the Investor Education Protection Fund on or before 7 September 2016 also been transferred by company in the name of sorry Investor Education Protection Fund। भाई रिमूवल ऑफ डाउट ये कह रहा है कि अगर किसी के शेयर्स, मतलब for the removal of doubt, it is hereby clarified that share in respect of which dividend has been transferred to Investor Education Protection Fund on or before 7 September 2016 shall also be transferred by the company in the name of Investor Education Protection Fund Authority। वो भी क्या होंगे? जिनका डिविडेंड 7 सितंबर 2016 से पहले या उस डेट पे या उससे पहले किसी का डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया गया था इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, तो उससे रिलेटेड शेयर्स भी जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किस नेम में? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के नेम में। यहां तक क्लियर है? हाँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सच शेयर द बोर्ड शैल ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी या अदर पर्सन टू साइन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी ट्रांसफर होगा उसके लिए जो क्या है, कंपनी का बोर्ड है, किसको ऑथराइज करेगा इस काम के लिए? कंपनी सेक्रेटरी को या किसी ऑथराइज पर्सन को। द कंपनी शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर व्हाइल ट्रांसफरिंग द शेयर, नेमली क्या प्रोसीजर कंपनी फॉलो करेगी जब कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर करेगी टू द फंड, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो बात कर लेते हैं। द कंपनी shall inform the latest available address the shareholder concerned regarding transfer of share 3 months before the due date of transfer of share and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English or regional language having the wide circulation informing the concerned that the name of such shareholder and the DP number, DPID client ID available on their website duly mention the website address। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जब कि कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर के डिविडेंड को, शेयर्स को ट्रांसफर कर रही है किसमें? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, तो उससे 3 महीने पहले, ट्रांसफर करने के 3 महीने पहले कंपनी उसके लेटेस्ट एड्रेस पे एक नोटिस भेजेगी कि भाई आपके शेयर्स को फंड के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं, आपके पास इतना टाइम है, इससे पहले आप अपना अगर क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर लो, अदरवाइज आपके शेयर्स जो हैं ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर में क्या बताया जाएगा? उस शेयर होल्डर का नाम क्या है, फोलियो नंबर क्या है, डीपीआईडी क्या है, क्लाइंट आईडी क्या है, और साथ के साथ उसको वेबसाइट पे भी अवेलेबल किया जाएगा, ताकि अगर किसी को क्लेम करना हो तो वो आगे फंड में ट्रांसफर होने से पहले उसको क्या कर ले? क्लेम कर ले। समझ आ गई? हाँ। In case where there is a specific order of the court, in case where there is a specific order of the court या tribunal or the statutory authority restraining any transfer of such share and payment of dividend, or where such share are pledged hypothecated under the provision of Depository Act 1996, share already been transferred under subrule 1 above, the company shall not transfer such share to the fund। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई जहां पर किसी शेयर्स को ठीक है ना रोका गया है ट्रांसफर करने से, मतलब वो शेयर्स जो है ट्रांसफर नहीं होंगे, किसकी वजह से ट्रांसफर नहीं होंगे? कोर्ट की ऑर्डर की वजह से, ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की वजह से भाई मना किया गया है उन शेयर को ट्रांसफर करने के लिए
और या वो शेयर्स जो हैं कंपनी के पास गिरवी पड़े हुए हैं, तो ऐसे शेयर्स जो हैं फंड के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। समझ आ गई? अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करके किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को ट्रांसफर करने से मना किया हुआ है, या फिर शेयर होल्डर ने उन शेयर्स को कंपनी के पास गिरवी रखवा रखा है किसी लोन के बदले में, तो ऐसे शेयर्स को कंपनी फंड के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगी, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल फर्निश डिटेल ऑफ सच शेयर and unpaid dividend to the authority in form IEPF within 30 days from the date of end of financial year। और कंपनी क्या करेगी, पूरी डिटेल्स बनाएगी इन शेयर्स की, जो कि क्या है, शेयर्स की, उन शेयर्स की जो फंड के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उन पे जितना भी अनपेड डिविडेंड है, प्रॉपर उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएगी, डिटेल बनाएगी, और वो कौन से फॉर्म के अंदर बनाएगी, IEPF फॉर्म 3 के अंदर। और 30 दिन के अंदर अंदर, जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, डिटेल अथॉरिटी को फर्निश करेगी कि भाई ये वो शेयर्स हैं, इन शेयर्स के ऊपर अभी तक इतना डिविडेंड पे नहीं हुआ। क्लियर है? Yes. Point number C. For the purpose of effecting the transfer where the share are dealt with depository, the company shall, अगर किसी कंपनी के शेयर डीमैट फॉर्म में है, the company shall inform the depository by way of corporate action where the shareholder have their account for transfer in favor of authority। मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, तो कंपनी क्या करेगी, उनको कहां पे ट्रांसफर करने के लिए, उन शेयर होल्डर को शेयर्स को फंड में ट्रांसफर करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी। जैसे हम बात कर रहे थे ना डीमैट फॉर्म, डीमेटेरियलाइजेशन की जब हमने बात की थी, डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ा है तुमने ऋषिकेश? हाँ सर। हाँ हाँ सर, मालूम है ना। हाँ, डीमेटेरियलाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने डीमेटेरियलाइजेशन की बात की थी कि अगर कंपनी किसी के शेयर डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर करना चाहती है, डीमैट करवाना चाहती है, तो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ता मूवेबल। है ना। तो यहाँ पे भी कंपनी क्या करेगी, अगर किसी शेयर होल्डर के शेयर फंड में ट्रांसफर करना चाहती है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, ठीक है ना, तो पहले क्या करेगी, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी कि जहां पर किसी शेयर होल्डर के शेयर्स जो हैं ट्रांसफर किए जा रहे हैं, किसको, अथॉरिटी को। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही डिपॉजिटरी के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डिपॉजिटरी क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा शेयर्स इन फेवर ऑफ अथॉरिटी। मतलब शेयर होल्डर का नाम वहां से हटा के किसका नाम डाल देगा, अथॉरिटी के अकाउंट में। मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट से शेयर किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द ट्रांसफर शेयर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म, अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड शैल मेक एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न शेयर होल्डर टू द कंपनी फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। अगर क्या है, ये शेयर्स जो है फिजिकल मोड में है, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा था, वो एप्लीकेशन देगा किसको, कंपनी को, फॉर इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। On receipt of application under clause A new share certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be best stated on the face of the certificate that issue in lieu of share। और इसके जो शेयर सर्टिफिकेट है, इस शेयर सर्टिफिकेट पर क्या लिखा होगा, इस शेयर सर्टिफिकेट लिखा होगा issue in lieu of share certificate number for the purpose of transfer to IEPF and the same be recorded in the register maintained for the purpose। एक नया शेयर सर्टिफिकेट अगर फिजिकल मोड में है, तो कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई जो मेरे शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएं IEPF अकाउंट्स के अंदर। तो वहां पे कंपनी एक नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी और उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा होगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर टू द IEPF एंड द सेम बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर मेंटेन फॉर द पर्पस। यहां तक क्लियर है? हाँ। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे भाई किसी तरह से कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको दोबारा बताओ। बढ़े आगे। हाँ। Particular of every share certificate shall be in form SH1 as specified in the company share certificate and debenture rules।
जो शेयर सर्टिफिकेट होगा वो फॉर्म नंबर कौन से में होगा, SH1 के अंदर होगा। जो शेयर सर्टिफिकेट होगा वो SH1 फॉर्म के अंदर होकर यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आफ्टर इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, जैसे ही नया शेयर सर्टिफिकेट होगा, कंपनी इन्फॉर्म करेगी डिपॉजिटरी बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन टू कन्वर्ट द शेयर सर्टिफिकेट इनटू डीमैट फॉर्म एंड ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अथॉरिटी। मतलब जैसे ही नया शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी, उसके बारे में डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी और बोलेगी कि भाई इस शेयर सर्टिफिकेट को डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर किया जाए, और उसको बाद में किस में ट्रांसफर कर दिया जाए, अथॉरिटी के फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। द कंपनी शैल मेक ट्रांसफर थ्रू कॉर्पोरेट एक्शन एंड शैल प्रिजर्व कॉपी फॉर इट्स रिकॉर्ड। While effecting such transfer, the company shall send a statement to the authority in form IEPF4 within 30 days of the corporate action taken under clause C of subsection 3 of rule 6 containing the detail of such transfer, and the company shall also attach a copy of the public notice अंडर रूल 6 फोन नंबर IPF4। मतलब जो ये ट्रांसफर हुआ है, इस ट्रांसफर की एक जो स्टेटमेंट होगी, कंपनी जब ये ट्रांसफर हुआ है, इस ट्रांसफर को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। इस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कोई भी शेयर्स, कोई भी शेयर्स जब कंपनी डीम उसमें इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करती है, तो इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट एक्शन। किस क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन। हाँ, तो जैसे ही कंपनी ये कॉर्पोरेट एक्शन करेगी, इसके बारे में स्टेटमेंट कंपनी अथॉरिटी को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर अंदर। जब ये कॉर्पोरेट एक्शन लिया गया, इसके बारे में 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर IEPF4 में बता के यहाँ पर चलेगी। द वोटिंग राइट ऑन शेयर ट्रांसफर टू द फंड शैल रिमेन फ्रोजन अंटिल द राइटफुल ओनर क्लेम द शेयर। और जो भी वोटिंग राइट होंगे, जो शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है ना, उनके वोटिंग राइट को फ्रीज कर लिया जाएगा। उन पे फिर कोई वोटिंग राइट तब तक एक्सरसाइज नहीं होंगे जब तक कि कोई उसका ओनर आके क्लेम ना कर ले वो शेयर। क्लियर है यहां तक? Provided that for the purpose of Security Exchange Board of India substantial acquisition of share takeover regulation, the share which have been transferred to authority shall not be excluded while calculating the total voting right। ये कह रहा है कि जब हम ये पढ़ेंगे सेबी के अंदर, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, ये बोला गया है कि जब हम टोटल वोटिंग राइट कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो ये वाले शेयर्स जो फंड के अंदर ट्रांसफर किए गए हैं, इनको भी कैलकुलेट करके यहाँ पर चलेंगे। समझ आ गई? द कंपनी शैल मेंटेन ऑल सच स्टेटमेंट फाइल्ड under sub rule 5 in the same format along with supporting document, and the authority shall have the power to inspect the record। कंपनी जो भी मतलब ट्रांसफर किया गया है अमाउंट, किसमें, जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं फंड के अंदर, उनका प्रॉपरली अपने पास रिकॉर्ड रखेगी। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रखेगी, और कभी भी अथॉरिटी जो है उनको चेक करके यहाँ पर चल सकती है। All the benefit accruing on such share like bonus share, split consolidation, fraction share and the like except right issue shall also be credited to the demat account of the authority in form। और इसके बारे में स्टेटमेंट भी फाइल की जाएगी IEPF4 के अंदर विद इन 30 डे ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन कंटेनिंग सच डिटेल ऑफ ट्रांसफर। अब मान लो कोई शेयर्स थे, शेयर ट्रांसफर किए गए थे फंड के अंदर, और उन फंड पे उनके बदले में कोई बोनस इशू कंपनी लेके आई, बोनस इशू किया, कोई उनके ऊपर डिविडेंड था, किसी तरह से सिर्फ एक राइट इशू छोड़ के, सिर्फ राइट इशू को छोड़ के, राइट शेयर को छोड़ के, बाकी जितने भी उन पे बेनिफिट मिलने होंगे, तो सारे के सारे बेनिफिट भी फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, डीमैट अकाउंट, फंड के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और कंपनी इसके बारे में स्टेटमेंट देके चलेगी अथॉरिटी को IEPF फॉर्म के अंदर विद इन 30 डे ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन। समझ आ गई यहां तक? हाँ। कोई डाउट? नहीं। देख ले भाई, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से अभी। हाँ। आगे बढ़ते। द शेयर हेल्ड इन डीमैट अकाउंट
जो शेयर जो है डीमेट अकाउंट में है, शैल नॉट बी ट्रांसफर or dealt with in any manner whatsoever except for the purpose of transferring share back to the claimant has and when he approached to the authority in accordance with the sub rule 10 and 11। जो शेयर डीमेट अकाउंट में है, जो फंड के डीमेट अकाउंट में है, वो किसी तरह से भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ये डीमेट अकाउंट किसके डीमेट अकाउंट की बात कर रहा है? ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के डीमेट अकाउंट की बात कर रहा है। जो भी पैसा, जो भी शेयर्स हैं जो डीमेट अकाउंट में है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के, वो ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक कि कोई आके उनको क्लेम ना कर, ये मेरे शेयर हैं और प्लीज मैं इनको क्लेम करना चाहता हूँ, विड्रॉ कराना चाहता हूँ फंड में से। जब तक कि कोई आके उनको क्लेम ना कर ले, वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होंगे। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इफ कंपनी इज गेटिंग डीलिस्टेड, अगर कंपनी डीलिस्ट हो रही है, डीलिस्ट का मीनिंग क्या होगा बताओगे? डीलिस्ट का मीनिंग? हाँ, अगर कंपनी डीलिस्ट हो रही है, मतलब रिमूव हो रही है लिस्ट से। लिस्टिंग क्या होता है बताओगे? लिस्टिंग लिस्टिंग मतलब ये सर, हाँ, रजिस्टर टाइप। लिस्टिंग मतलब अभी लिस्टिंग होती है जब कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। डीलिस्ट क्या होता है कि जब कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो जाते हैं? डीलिस्ट हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। समझ आ गई? तो अच्छा। कंपनी, हाँ, if company is getting delisted, the authority shall surrender share on behalf of shareholder in accordance with the Security and Exchange Board of India delisting of equity share regulation 2009 and proceed realized shall be credited to the fund and a separate ledger account shall be maintained for such purpose। जब अगर कंपनी डीलिस्ट हो रही है, अब कंपनी कहाँ नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं रही, तो क्या करेगा? फंड अपने सरेंडर कर देगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी क्या करेगी? सरेंडर कर देगी शेयर्स को ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, और उन शेयर्स पर जो भी प्रोसीड मिलेगी, जो भी पैसा मिलेगा, वो पैसा जो है कहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी हु शेयर आर सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय द अथॉरिटी इज बीइंग बाउंड अप, अगर कोई कंपनी बाउंड अप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, बट उसके शेयर्स जो थे कहाँ ट्रांसफर थे? अथॉरिटी के अंदर। अथॉरिटी में सरेंडर द सिक्योरिटी टू रिसीव द अमाउंट एंटाइटल ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर एंड क्रेडिटेड द अमाउंट टू द फंड एंड अ सेपरेट लेजर अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉर सच प्रोसीड। ये कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर मान लो कोई ए लिमिटेड कंपनी थी, ए लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर के कोई शेयर्स जो थे वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिए गए थे, ठीक है ना? ये कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गई तो इस कंपनी के शेयर्स का तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। तो आईईपीएफ अथॉरिटी क्या करेगी? ये शेयर्स जो है जो इसके पास थे वापस कंपनी को दे देगी, और जो पैसे मिलेंगे, पैसे उस कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी उनका अलग से एक सेपरेट लेजर अकाउंट मेंटेन करेगी। समझ आ गई? सर कोई डाउट नहीं। बता दो, कोई डाउट हो तो। हाँ सर बताऊंगा। हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई क्या है, क्या कहना चाहता है, किस तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो तभी इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? Any further dividend received on such share shall be credited to the fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceed। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि शेयर्स जो थे आईपीएफ फंड के अंदर ट्रांसफर थे, और उनके ऊपर कोई डिविडेंड जो मिला, वो वाला डिविडेंड भी दोबारा से कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कहां क्रेडिट कर दिया जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड बाय द कंपनी टू द फंड हैज पर द सब रूल 10, 11 as per the sub rule 10, 11 and 12 shall be remitted in the specified account of the IEPF authority maintained in the Punjab National Bank। मतलब इनका जो IEPF अथॉरिटी का अकाउंट कहाँ पे मेंटेन है?
पंजाब नेशनल बैंक के पास मेंटेन है, तो उन्हीं अकाउंट के अंदर ये पैसा जो है रेमिट किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं रूल 6 से। और बता क्या चल रहा है। रूल 6 से मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90 ऑफ द टू द फंड। मतलब ये कहना चाह रहा है भाई, फंड में सेक्शन 90 की बात कर रहा है ये। सेक्शन 90 के अकॉर्डिंगली कोई भी अगर शेयर्स थे वो किस तरह से क्या है फंड के अंदर ट्रांसफर होंगे। शेयर शैल बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी टू बी ओपन बाय द अथॉरिटी फॉर द सेड पर्पस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सेम वही बात कह रहा है यहाँ पे, सेम टू सेम वही बात कह रहा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप जो ऊपर पढ़ा है ना सेम टू सेम वही बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? हाँ सर। जो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना अभी, इसको पढ़ोगे तो वही है। हाँ सेम टू सेम वही बात रिपीट कर रहा है, बस अलग से एक रूल्स है तो अलग से वो बना रखा है, बाकी इसमें सेम टू सेम वही बात लिखी हुई है, तो इसमें कुछ भी अलग कहानी नहीं है। आप वही पढ़ना और वही इसके अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। रिफंड की बात कर लेते हैं एक बार। रिफंड, मान लो किसी का क्या था, वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर कोई ट्रांसफर हो गए थे शेयर्स, या उसके रिलेटेड कोई पैसा ट्रांसफर हो गया था। अब रिफंड की बात करते हैं। एनी पर्सन हु शेयर अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, इंटरेस्ट देयरऑन, सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा हैज बीन ट्रांसफर टू द फंड। अगर किसी का कोई डिविडेंड, किसी का कोई शेयर्स, किसी का कोई डिपॉजिट्स, किसी का कोई डिबेंचर, किसी का कोई प्रेफरेंस शेयर, ये जो भी है ये ट्रांसफर हो गए हैं। कहां पे ट्रांसफर हो गया? फंड के अंदर। वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। मे क्लेम द शेयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 124 एंड, या फिर वो अप्लाई कर सकता है रिफंड के लिए अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 125 और अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज द केस मे बी। वो क्या कर सकता है? रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए, जो ट्रांसफर हुआ है मुझे रिफंड चाहिए। और वो कौन से फॉर्म के अंदर फाइल करेगा? वो एप्लीकेशन फाइल करेगा IEPF फॉर्म के अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाओगे, हाँ वहां पे ऑनलाइन ये IEPF जो है जी डॉट, इस वेबसाइट पे आप जाओगे www.iepf.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप IEPF 5 फॉर्म के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे। किस चीज के लिए फाइल करोगे? विड्रॉल के लिए, रिफंड के लिए। समझ आ गई? हाँ। अपॉन सबमिशन फॉर्म नंबर IEPF, जब आप सबमिट कर दोगे फॉर्म IEPF shall be transmitted online to the nodal officer of the company for the verification of claim। मतलब क्या है? जैसे ही आप फॉर्म फाइल करोगे वो फॉर्म ट्रांसमिट कर दिया जाएगा किसको? कंपनी के ऑफिसर को। कंपनी के ऑफिसर को वेरिफिकेशन करने के लिए कि भाई हाँ, कि भाई जिस पर्सन ने ये फॉर्म फाइल किया है कि क्या वो एक्चुअल में ही इन शेयर्स का रियल ओनर था या नहीं था। वो कौन वेरीफाई करेगा? वो कंपनी वेरीफाई करके यहाँ पर देगी। तो कंपनी का जो ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करके देगा कि भाई हाँ, जिस पर्सन ने ये क्लेम किया है ये उसका जेन्युइन क्या है? ओनर है। प्रोवाइडेड दैट claimant after making application in form IEPF 5 under sub rule 1 shall send original physical share certificate, original bond, deposit certificate, debenture certificate as the case may be, along with indemnity bond, advance receipt or any other document has enumerated in form file IEF 5 duly signed by him to the nodal officer of the concerned company at its registered office for the verification of the claim। जैसे ही IEPF फॉर्म आप क्या करोगे? फाइल किया आपने, मान लो आपके शेयर्स थे, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और आपके शेयर फंड के अंदर ट्रांसफर हो गए, बट आपको वो शेयर वापस चाहिए, तो आप
एप्लीकेशन फाइल करोगे IEPF के अंदर, फिर वो एप्लीकेशन आपकी कंपनी के ऑफिसर के पास चली जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, तो साथ ही साथ आप जो भी क्लेम करना चाहते हो शेयर्स को, उससे रिलेटेड जो भी शेयर सर्टिफिकेट है या उससे रिलेटेड जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है, आप उनको लेके कंपनी के पास और रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओगे वेरिफिकेशन कराने। वेरिफिकेशन क्यों कराओगे? कि क्योंकि ये मेरे शेयर्स हैं, ये मैं इनका एक्चुअल ओनर हूँ। वेरिफिकेशन तो होगी ना, ऐसे ही थोड़ी आपको शेयर मिल जाएंगे, है ना। हम्म। दूसरा हाँ। पॉइंट 2A, every company which is required to credit amount or share to the fund or has deposited the amount or transfer the share to the fund shall nominate a nodal officer who shall either be a director या chief financial officer या company secretary of the company for the purpose of verification of claim and coordinate with the investor education protection fund authority। कंपनी क्या करेगी, किसी भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, किसी भी अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी एज अ नोडल ऑफिसर, जो क्या करेगा, क्लेम का वेरिफिकेशन करेगा और कोऑर्डिनेशन करेगा किसके साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ। प्रोवाइडेड दैट कंपनी में अपॉइंट वन और मोर ऑफिसर हैज अ डिप्टी nodal officer to assist the nodal officer for the purpose of verification of claim and coordination with the investor education protection fund authority। Provided further that nodal officer shall be solely liable for all the action of any officer appointed as a deputy nodal officer। Provided also that in case of company fail to appoint nodal officer, every director of the company shall be deemed to be nodal officer and be liable for any failure to comply with the requirement of the this rule। कंपनी नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगी, चाहे तो दो दो या उससे ज्यादा नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, फिर वो डिप्टी नोडल ऑफिसर की तरह काम करेंगे। जितना भी डिप्टी नोडल ऑफिसर का काम होगा उसके लिए जिम्मेवार नोडल ऑफिसर होगा। अगर कंपनी ने नोडल ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया तो जितने भी डायरेक्टर कंपनी के हैं वो सारे के सारे नोडल ऑफिसर माने जाएंगे और वो हर एक कंप्लायंस के लिए, हर एक जो भी इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी उस चीज के लिए क्या होंगे, लाइबल होकर यहाँ पर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर। आगे बढ़ते हैं। The detail of nodal officer and the deputy nodal officer duly indicate his or her designation, postal address, telephone number, mobile number, company authorized email ID, and shall be communicated to the Investor Education Protection Fund Authority informed IEPF2 within a 15 day from the date of publication of these rules, and the company shall display the name of nodal officer is email ID on the website। मतलब नोडल ऑफिसर का नाम, नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर, उसका रेजिडेंस, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, कंपनी जो है जब ये रूल्स आए उसके 15 दिन के अंदर अंदर किसको बताएगी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को बताएगी, और साथ ही साथ उस नोडल ऑफिसर का नाम और उसकी ईमेल आईडी को अपनी वेबसाइट पे भी बता के यहाँ पर चलेगी। प्रोवाइडेड दैट एनी चेंज इन द नोडल ऑफिसर या उसकी डिटेल एंड इज डिटेल शैल बी कम्युनिकेटेड टू द अथॉरिटी थ्रू फॉर्म नंबर IEPF2 within 7 day of such change along with the board resolution। अगर किसी नोडल ऑफिसर की इंफॉर्मेशन में, डिटेल में कोई चेंज आया है तो कंपनी उसके चेंज के 7 दिन के अंदर अंदर बता के चलेगी IEPF2 के अंदर किसको, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को। क्लियर है? क्लियर है ऋषिकेश? The company shall, within 30 days from the date of receipt of claim, send an online verification report to the authority। कंपनी क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम, जैसे ही कंपनी के पास क्लेम आया, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर देगी, किसको, अथॉरिटी को। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल इन verification of detail in form IEPF2 in the format specified by the authority along with the all documents submitted by the claimant, and shall attach the scanned copy of or original document submitted by the claimant in physical form duly certified by it nodal officer along with the verification report along with scanned copy of both side and original physical share certificate or original bond and deposit or deposit certificate duly cancelled and certified।
जब क्या हुआ, ऑनलाइन क्लेम आपने फाइल किया IEPF के अंदर, वो किसके पास जाएगा, वो कंपनी के नोडल ऑफिसर के पास जाएगा। आपको कंपनी के नोडल ऑफिसर के पास जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। नोडल ऑफिसर उनको चेक करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट के साथ ही उसको आगे किसको फॉरवर्ड कर देगा, अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। समझ आ गई? फिर अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगी। Provided that if online verification report is not sent by the company within 30 days of filing of claim, the company may do so by paying additional fees within fees of 50 rupees for every day, subject to the maximum of 2500 rupees। कि भाई अगर कंपनी ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दी 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए की एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो 2.5, मतलब 2500 तक हो गया, 2500 रुपए तक की हो गया पर चल सकती है। तो ये इसके बारे में बात करता है। समझ आया मेरे भाई? हेलो? Provided further that company shall be liable to maintain original document submit to it by the claimant and shall produce such document wherever required। कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जब अथॉरिटी वेरिफिकेशन करेगी, तो अगर अथॉरिटी को लगा, ठीक है ना, कि भाई कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसको, तो वो क्या होगा, द कंपनी शैल बी लायबल टू मेंटेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द क्लेमेंट एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। कि भाई जो क्लेमेंट ने कंपनी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को कंपनी अच्छे से मेंटेन करेगी, और जब भी अथॉरिटी को लगा कि भाई हाँ उसको जरूरत है किसी डॉक्यूमेंट को चेक करने की, तो अथॉरिटी उसको अच्छे से चेक करेगी। प्रोवाइडेड आल्सो दैट in case of non receipt of verification report along with document by the authority after the expiry of 60 days from the date of filing of form IEF5, authority may reject the form number IEF5। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जब क्या हुआ कंपनी को, मतलब क्या हुआ, जब अथॉरिटी को अगर वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं मिली, 60 दिन के बाद भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं मिली कंपनी से, तो कंपनी क्या करेगी, उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी, और उसके बारे में बता देगी किसको, क्लेमेंट को बता के यहाँ पर चलेगी। अथॉरिटी उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी और क्लेमेंट को बता के यहाँ पर चलेगी 30 दिन 15 दिन के अंदर अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप काट सकते हो। समझ आ गया मेरे भाई? कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन सबको काट सकते हो। जितना ऊपर तक पढ़ाया गया था वही इंपॉर्टेंट है, ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी बताया गया था वही यहीं तक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, रूल 6 को, और रूल 6 से है रूल 6, रूल 7, रूल 5, ये रूल इंपॉर्टेंट है, रूल 5, 6, 7, ये 3 रूल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थ्योरेटिकल है, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है?